गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग के बारे में, लेकिन उससे पहले मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में जो कुछ भी आपको बताया था उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम अपने फर्दर स्टडी को जारी रखेंगे। अपने डे फर्स्ट के क्लास में मैंने आपको बताया था अर्नेस्ट मेयर के बारे में, और इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपको बताया था। जैसे इनको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्होंने मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन दिया था बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के बारे में। इनको बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन मिला हुआ है, और इनके लाइफ में जो 100 नंबर है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग वर्ल्ड है, दैट मीन्स जो लिविंग वर्ल्ड मतलब जो सजीव जो प्राणी होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं। आप अपने ही चारों ओर देख सकते हो कितने तरह के ऑर्गेनिज्म को आप रोज़ आप देखते हो। उनका साइज़, उनका शेप कितना ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगर आपके घर में गार्डन है तो गार्डन में डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप की पत्तियाँ, तो हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखने को मिलती है। केवल डाइवर्सिटी उनके शेप स्ट्रक्चर में ही नहीं, बल्कि उनके हैबिटेट में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कोल्ड माउंटेन के रीजन में पाए जाते हैं, कुछ डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कुछ ओशियन दैट मीन्स समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर लेक्स जैसे नदी और झील के पानी में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ डेजर्ट में, कुछ हॉट स्प्रिंग में। हॉट स्प्रिंग मतलब क्या होता है? गर्म जल के झरनों में। मतलब ऐसे स्थान ये होते हैं जहाँ पे कि किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। जैसे हॉट स्प्रिंग में, अब गर्म जल के झरनों में तो ह्यूमन सरवाइव नहीं कर पाएगा ना। कोल्ड माउंटेन में अगर हम बात करें पोल्स की, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में, तो वहाँ पर भी ह्यूमन का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे रीज़न में भी हमें कुछ बैक्टीरिया देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, लाइफ जो इमर्ज हुआ है वो किस तरह से हुआ है, तो वो इंटरैक्शन से हुआ है। और इंटरैक्शन किस में? बायोमॉलिक्यूल्स में। बायोमॉलिक्यूल्स अगर अलग अलग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बायोमॉलिक्यूल्स के मैंने यहाँ पे नाम लिख के रखे हुए हैं, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। जब ये एलोन है तो ये लाइफ को नहीं बना पाएंगे, बट जब इनमें इंटरैक्शन होता है तो क्या बनती है? एक सेल ऑर्गेनेल बनती है। वो सेल ऑर्गेनेल कौन सी? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए हमें कौन से बायोमॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की। जो ऑर्गेनेल्स होते हैं दैट मीन्स जो कोशिकांग होते हैं, वो मिलकर एक सेल बनाते हैं। अब एक सेल में तो बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम, गोल्गी काय, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन सारे कोशिकांगों से मिलकर सेल बनता है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम मिलकर बायोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इतना सब कुछ मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। साथ ही साथ में मैंने अपने कुछ पिछले साल के वीडियोस को भी ग्रुप में डाला था, ताकि आपकी एक समझ विकसित हो पाए कि आपको आखिर पढ़ना क्या है। लेकिन मैं उन्हीं सारे पॉइंट्स को और ज़्यादा मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, ताकि मैं आपका कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे तरह से क्लियर कर पाऊँ। तो आगे जो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन के रूप में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ लिविंग, मतलब जीव क्या है। तो आप एक सजीव, अगर मैं आपको बोलूं कि आप सजीव और निर्जीव में किस तरह से आप अंतर करो, या अंतर लिखकर मुझको बताओ, तो आप क्या करोगे? आप मुझे ये बताओगे ना कि जो सजीव होता है उसमें ग्रोथ होती है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट होता है, मतलब वो एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है और उसके प्रति रिस्पॉन्स भी कर सकता है। उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट होता है, मतलब क्या कर सकता है? वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकता है, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस, मतलब इंटरैक्ट और इमरजेंस के बारे में तो मैंने इतना पूरा आपका लिखा ही हुआ है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सजीवों में ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। बट
अगर आप अभी छोटे क्लासेस में होते, दैट मीन्स अगर आप 10 तक में होते तो ये सारे कैरेक्टर्स लिखने से आपका काम चल जाता। लेकिन अब आपको एक सजीव को उसमें अंतर करना है निर्जीव से वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर के आधार पर, कि कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो 100% प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में बट 0% प्रेजेंट होते हैं नॉन लिविंग में। तो ऐसे कैरेक्टर जो 100% प्रेजेंट हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंड 0% प्रेजेंट हो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऐसे कैरेक्टर को हम वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलते हैं। कि ये क्या है, ये बिल्कुल वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है, कि ये कैरेक्टर 100% एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक सजीव में देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन 0% मिलेगा नॉन लिविंग में। और कैरेक्टर क्या, ये सारे जो मैंने लिख के रखे हुए हैं ये सारे कैरेक्टर्स ही तो हैं। ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो एक सजीव में पाए जाएंगे, लेकिन ये सारे वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हैं। हम नहीं बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक सजीव में ज़रूर मिलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको कुछ देर में बताऊंगी कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है कि नहीं। लेकिन जो सबसे पहले एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ग्रोथ, वृद्धि। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, मतलब सभी में क्या होती हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं उन सभी में वृद्धि होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। ये क्या है, ये एक सत्य वचन है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ के अंदर क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं। तो इंक्रीज इन मास मतलब जो भार होता है या जो द्रव्यमान होता है उसमें वृद्धि होती है, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और जो संख्या है उसमें भी वृद्धि होने को हम ग्रोथ बोलते हैं। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीज़न। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रो करता है किसके द्वारा, सेल डिवीज़न के द्वारा। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन। सभी को पता है कि जो प्लांट होते हैं वो अपने पूरे जीवन काल में वृद्धि करते रहते हैं, मतलब उनके पूरे जीवन काल में वृद्धि होती रहती है सेल डिवीज़न के द्वारा। जो एनिमल्स होते हैं दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। जो एनिमल होते हैं उनमें ये जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज लिमिट तक ही देखने को मिलती है। However, the cell division occurs in certain tissue to replace lost cell. But जो एनिमल सेल में कुछ जो सर्टेन ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनमें कि हमेशा सेल डिवीज़न होता रहता है। जैसे आपने सुना होगा जो आरबीसीज होती हैं, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का होता है। दैट मीन्स वो उतने दिन बाद वो नष्ट हो जाते हैं। तो उनको बनाने के लिए तो हमें सेल डिवीज़न की आवश्यकता है। जो हमारे स्टमक की जो बिल्कुल इनर जो लेयर होती है वो HCl के द्वारा रप्चर हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवीज़न होना बहुत आवश्यक है। आपको अगर कहीं चोट लग जाती है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो जो चोट लगी हुई जगह है वो हमेशा के लिए वैसा ही रह जाता है, कुछ दिन बाद चोट जो है वो रिकवर हो जाता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, जो सेल डिवीज़न के द्वारा नए सेल बनते हैं और नए सेल आके क्या करते हैं, वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो एनिमल है, एनिमल में कुछ सर्टेन टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल डिवीज़न के द्वारा रिप्लेस करते हैं लॉस्ट सेल को। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीज़न। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसमें जो ग्रोथ, सेल डिवीज़न एंड रिप्रोडक्शन, ये तीनों क्या हैं, इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। मतलब देखो, ये एक आपका बैक्टीरिया है जो कि एक पेरेंट सेल को डिनोट कर रहा है। ये बैक्टीरिया पहले क्या करेगा, अपने साइज़ में थोड़ी सी वृद्धि करेगा, दैट मीन्स ग्रोथ को शो करेगा। और ग्रोथ जब ये थोड़ी सी वृद्धि कर जाएगा ये सेल, तो फिर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह के सेल डिवीज़न को हम रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि दो नए डॉटर सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन भी हो रहा है। But in majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event. But जो higher animals and plants होते हैं उसमें आप growth and reproduction को
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, मतलब ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अब खुद ही सोचो, आपको इंजरी हुई है, आपका कोई एक सेल क्या हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, और उस स्थान पे नए सेल का फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीज़न। तो वहाँ पे सेल डिवीज़न तो हो रहा है, बट क्या उस टाइम पर रिप्रोडक्शन भी होता है, जनन की क्रिया भी होती है? तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ, सेल डिवीज़न एंड रिप्रोडक्शन है, ये तीनों क्रियाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के हम बोलते हैं ना सिनोनिम्स हैं। ग्रोथ का मतलब आप रिप्रोडक्शन बोल सकते हो, रिप्रोडक्शन का मतलब आप सेल डिवीज़न बोल सकते हो, सेल डिवीज़न का मतलब आप ग्रोथ बोल सकते हो। लेकिन केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गए, इनके लिए ग्रोथ, सेल डिवीज़न एंड रिप्रोडक्शन ये एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के ये समानार्थी शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव इवेंट, मतलब एक साथ होने वाली जो घटनाएं होती हैं। बट अगर हम बात करें हायर एनिमल्स एंड प्लांट की, तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट है। सेल डिवीज़न हो रहा है तो ठीक है, वहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उसको हम रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, उस टाइम पे जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास एज ग्रोथ, ग्रोथ को आप इंक्रीज इन बॉडी मास के तौर पर भी सोच सकते हो या विचार कर सकते हो कि जो अगर बॉडी मास में इंक्रीज़ हो रहा है तो वो भी ग्रोथ के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ को इंक्रीज इन बॉडी मास के तौर पे लेते हैं, एज ए क्राइटेरिया के तौर पे अगर हम लेते हैं कि ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज इन बॉडी मास, तब माउंटेन, बोल्डर्स एंड सैंड मोड्स डू ग्रो। मतलब जो माउंटेन है, समझ लो ये आपका माउंटेन है, तो माउंटेन के ऊपर अगर धूल, मिट्टी, बर्फ़ आके अगर इस तरह से जमती जाए तो क्या होगा, इस माउंटेन की हाइट में भी तो वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे दो मैंने शब्द को लिखा हुआ है, एक्रीशन, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन आउटर सरफेस। अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब अगर किसी मटेरियल का केवल आउटर सरफेस में आके वो इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्रीशन, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन आउटर सरफेस। और इनटू ससेप्शन, मतलब ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड, अगर इनसाइड से मतलब अंदर से अगर कोई चीज़ ग्रो कर रही है, किसी चीज़ में वृद्धि हो रहा है, मास इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इनटू ससेप्शन। तो आप समझ सकते हो कि जो एक्रीशन है वो नॉन लिविंग में होती है, और इनटू ससेप्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली प्रक्रिया है। तो आप बोल सकते हो कि 10 ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए जो वृद्धि है उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं ले सकते। क्यों? मैंने आपको क्या बताया था कि वेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो। तो जो ग्रोथ है वो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, इट्स ट्रू, बट 0% इन नॉन लिविंग। बट जो ग्रोथ है क्या वो 0% नॉन लिविंग में हो रही है? तो ऐसा नहीं है। माउंटेन, बोल्डर्स, जो बालू के जो टीले होते हैं, उन सब में भी बालू, मिट्टी आके क्या होती है, उनकी भी ग्रोथ होती है। तो 0% ग्रोथ इन नॉन लिविंग हम नहीं बोल सकते। सो जो ग्रोथ है वो एक वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रोथ है वो क्यों वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो आज मैं केवल इतना ही आपको बताने के बाद अपने लेक्चर को फिनिश करती हूँ। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अर्नेस्ट मेयरसर के पास जो ट्रिपल क्राउन है, वो ट्रिपल क्राउन का मतलब क्या है? तो इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर देना। और आप में से बहुत सारे बच्चों के द्वारा, कल मैंने देखा मुझसे बहुत सारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस को पूछा गया है कि हम नोट्स केवल इंग्लिश में बनाएं या हिंदी में बनाएं, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि नोट्स
आपको पढ़ना है तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स को क्रिएट कर सकते हो। मैं जो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ आप उसको भी एज़ इट इज़ लिख सकते हो, या मुझसे भी अच्छा नोट्स आप अपने से बना सकते हो। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी खुद ही में एक बहुत अच्छी पूरी एक नोटबुक है। मतलब अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, और आप एनसीईआरटी की किसी भी लाइन को आप नहीं छोड़ सकते हो। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसको पढ़ने के बाद, जैसे मैंने आज आपको ग्रोथ तक पढ़ा दिया, तो आपके पास अगर एनसीईआरटी की हिंदी वर्जन वाली बुक है या नहीं भी है, और अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, तो मैंने केवल एक पैराग्राफ आपको आज पढ़ाया है, तो उस पैराग्राफ को मेरे वीडियो से और एनसीईआरटी के हेल्प से आप देख कर आप पूरा उसको लिख लो। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखो, क्योंकि आफ्टर 12th आपको सब कुछ आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। अगर आप अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो और अच्छा रैंक अगर आप पाना चाहते हो, तो आपको सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हिंदी नहीं आनी चाहिए। हिंदी से क्या होता है, हमारी एक समझ विकसित होती है, लेकिन हर एक बायोलॉजिकल टर्म का आपको इंग्लिश भी पता होना चाहिए। इवन बायोलॉजिकल टर्म का ही क्यों, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में हर एक शब्द का आपको इंग्लिश में भी उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, हिंदी इंग्लिश में आप बना सकते हो, दोनों को मिक्स करके लिखो। और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो तो हिंदी में ही आएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो थोड़े से शुद्ध हिंदी वाले शब्द हैं उसके साथ ब्रैकेट में इंग्लिश वाले शब्दों को लिखा रहे, और जो आप जब आप एग्ज़ाम में जब आप आंसर को लिखोगे तो आप इसी तरह से आप आंसर को हिंदी में लिखना, और चाहो तो ब्रैकेट में इंग्लिश में भी करके आप लिख सकते हो। आपको सब कुछ धीरे धीरे पता चलता रहेगा, नोट्स आपके पास आती रहेंगी, या किस तरह से लिखना है आपको इसका तरीका पता ज़रूर चलेगा। लेकिन आज के लिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अर्नेस्ट मेयर सर के पास जो ट्रिपल क्राउन है उसका मतलब क्या है, ट्रिपल क्राउन का मतलब आखिर है क्या। और दूसरी बात कि जो आज मैंने आपको ग्रोथ के बारे में पढ़ाया है, वृद्धि के बारे में पढ़ाया है, इसका नोट्स आप बना लो। पहले आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छे तरह से देखना, समझना, और अगर इतना ही जितना मैंने लिखा इतना ही अगर आप केवल लिखना चाहते हो तो आप लिखना। इसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी के बुक से आप उसको एज ए ब्रैकेट में हिंदी में लिख लेना, ठीक है। नोट्स आप हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बनाओ। तो आई होप आपको मेरा आज का मेरी पूरी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।